वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विच गियर प्रोटेक्शन का सेकंड लेक्चर में आज हम लोग ये देखेंगे कि फॉल्ट के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि फॉल्ट आने के पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं, है ना। जो हमने देखा देयर कैन बी मेनी कॉजेस। और आज हम ये देखेंगे कि कैसे फॉल्ट आने के समय, हमने देखा लास्ट क्लास में कि करंट बहुत हाई हो जाता है जिसके कारण जो भी इक्विपमेंट है, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली और भी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। लेकिन फॉल्ट तो आएगा। फॉल्ट तभी नहीं आएगा जब कंप्लीटली पूरा का पूरा वायर केबल्ड हो जाए, है ना, और सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फॉल्ट तो आएंगे ही, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आप जब रास्ते पर चलेंगे तो खाली पैर चलेंगे तो कांटा तो करेगा ही। सबसे अच्छा क्या है, आप जूता पहन के चलिए, चप्पल पहन के चलिए। तो फॉल्ट तो आएंगे, है ना। उससे अपने आप को बचाने का यही कारण है, कुछ व्यवस्था की जाए ताकि उस फॉल्ट के कारण हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान न हो। फॉल्ट के कारण क्या क्या नुकसान हो सकता है? एक तो जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है कि आपके घर की बिजली कट सकती है। आईपीएल का फाइनल चल रहा है और लाइन कट गया तो कितना गाली देते हो, है कि नहीं। तो फॉल्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान है, डिमेरिट है जो भी कही, वो है कि सप्लाई गेट्स कट ऑफ, सप्लाई कट जाती है। दूसरा जो कि इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, मेनली ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर्स, कॉस्टली इक्विपमेंट्स, वो डैमेज हो सकते हैं। और डैमेज का मतलब है लाखों का नुकसान, है ना। और इसका कारण फिर अल्टीमेटली इंजीनियर को ही देना पड़ेगा। क्यों आखिर हुआ फॉल्ट हुआ, तो आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि फॉल्ट के कारण इक्विपमेंट में डैमेज हो। तो दूसरा जो फॉल्ट के कारण जो एक प्रॉब्लम आ सकता है वो है इक्विपमेंट का डैमेज होना। तीसरा एक और भी प्रॉब्लम आता है पावर प्लांट्स में। देखिए एक्चुअली फॉल्ट का होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं भी 11,000 का वायर है, मान लीजिए सब स्टेशन से 11,000 का वायर निकल के आगे गया और सडनली उस 11,000 के तार पे कोई पेड़ आके गिर गया, या 11,000 का वायर खुद पोल से टूट के जमीन पे गिर गया, तो जो सब स्टेशन है में ट्रांसफॉर्मर है उससे तो करंट जाएगा ही लार्ज, लेकिन जहां से जनरेशन हुआ वहां से लेकर के उस फॉल्ट के पॉइंट तक करंट जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पर पूरा एक बनाया है सर्किट, वो अलग है। लेकिन अब देखिए, सपोज कि ये आपका जनरेटर है, फिर है ग्रिड, फिर है पीएसएस, और उसके बाद एक वायर को टूट के गिरा। तो वायर जो टूट के गिरेगा तो ये जो लार्ज करंट जाएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, जनरेटर से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जनरेटर पर इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि बीच में ये सारे ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप अप है ना, उसका स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन। तो यहाँ पर अगर लार्ज करंट है तो हमको पता है स्टेप डाउन है तो वोल्टेज, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज घटता है ना, वोल्टेज की वैल्यू घटेगी। जैसे ये मान लीजिए 33/11 का है और यहाँ पे सपोज 3,000 एम्पियर करंट आया, है ना। तो 3,000 एम्पियर है, हमको पता है ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ पावर सेम रहता है ना। जो ट्रांसफार्मर के इस तरफ पावर होगा वही ट्रांसफार्मर के उस तरफ पावर, लगभग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इस तरफ कितना पावर है, 11 गुना 3 कीजिए, पावर वोल्टेज इंटू करंट मान के चलिए, तो 33,000। इधर भी 33,000, तो इधर कितना करंट होगा, 1,000। समझ आ रही है बात? ये 33/11 का है, इधर 3,000 एम्पियर है, तो इधर कितना करंट होगा, 1,000 होगा, है कि नहीं। वोल्टेज 3 गुना घट गया इस तरफ तो करंट 3 गुना बढ़ जाएगा इस तरफ करंट था 1,000 तो इस तरफ 3 गुना बढ़ जाएगा 3,000। फिर मान लीजिए यहाँ पे 1,000 है और यहाँ पर जो ऑडियो होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, यहाँ पर जो है आपका वो 132/33 का है, 132/33 किलो वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर यहाँ जीएसएस में लगा हुआ है, 1/4 का रेशियो है। तो यहाँ पर कितना होगा, 250,
250 होगा, 1/4 वोल्टेज घटेगा, 1/4 करंट बढ़ेगा 250। फिर जनरेटर के पास लेकिन हमको पता है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो सबका क्या कह सकते हैं वो है 765/11। तो करंट यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ आपको? यहाँ पर 3000 है तो पीएसएस में 33/11 का है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा 1000। तो यहाँ पे 132/33 का है तो करंट कितना हो जाएगा 250। लेकिन जनरेटर के पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो तो स्टेप अप होता है, वो मान लीजिए है 11/132। 11/132 कितना टाइम हुआ? 12 गुना हुआ, है ना? 12 गुना हुआ ना? तो 12 गुना ये 11/132 है, यहाँ पे 250 है ना? तो जनरेटर के वाइंडिंग से करंट कितना होगा? जनरेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज, उसके वाइंडिंग से करंट कितना होगा? तो आप देखिए इसने वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाया तो करंट को 4 गुना कम किया होगा, सॉरी 12 गुना बढ़ाया वोल्टेज को। यहाँ पर जनरेटर के बगल में जो ट्रांसफॉर्मर है उसने वोल्टेज को 12 गुना बढ़ाया तो करंट को 12 गुना कम किया होगा, मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा 3000 एम्पीयर। बात समझ आ रही है? मेरा ये कहना है कि फॉल्ट, सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फॉल्ट जहां पे आता है वहां तक लार्ज करंट फ्लो करता है। कहां से? जनरेशन से लेकर के, जनरेटर से लेकर के वहां के ट्रांसफॉर्मर, जीएसएस, पीएसएस से लेकर सबसे लार्ज करंट फ्लो करता है ना? कहां तक? फॉल्ट के पॉइंट तक। यानी कि जितने भी जनरेटर, जितने भी ट्रांसफॉर्मर इस पूरे सिस्टम में लगे हुए हैं उन सभी पे फॉल्ट का असर पड़ता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए खबरा सब स्टेशन है, यहाँ पे 2 ट्रांसफॉर्मर है, मेरा जो फीडर है वो कांटी फीडर है ना? तो मेरे फीडर में अगर तार गिरता है तो कांटी फीडर वाला जो ट्रांसफॉर्मर होगा, 2 ट्रांसफॉर्मर है, एक 0 माइल फीडर का है, एक कांटी फीडर का है, तो कांटी फीडर वाला जो ट्रांसफॉर्मर होगा उससे लार्ज करंट फ्लो करेगा। अब इसको ग्रिड में जो ट्रांसफॉर्मर इसको सप्लाई दे रहा होगा उसके ट्रांसफॉर्मर, सारा नहीं लेकिन जिस फीडर में फॉल्ट हुआ उससे कनेक्टेड जितने ट्रांसफॉर्मर हैं थ्रू आउट द पावर जनरेशन प्लांट, जहां से पावर जनरेशन हो रहा है वहां से लेकर के यहां तक जितने ट्रांसफॉर्मर है ऑल आर एट रिस्क, सभी रिस्क पर है। एक बात। दूसरी बात, तो रिस्क पर है तो वो तो मैंने बता दिया कि डैमेज हो सकता है, लेकिन दूसरा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें फॉल्ट हुआ, इस जनरेटर से लार्ज करंट फ्लो होना शुरू हुआ। हमने बेसिक ऑफ जनरेटर में देखा था कि जनरेटर पे 2 फोर्स लगता है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है और एक लगता है प्राइम मूवर फोर्स। प्राइम मूवर फोर्स हम लोग देते हैं टरबाइन से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है लोड के कारण अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये लार्ज करंट फ्लो होगा, आपको बेसिक ऑफ जनरेटर अगर याद हो, टरबाइन से हम घुमाते हैं लेकिन जैसे ही लोड देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइम मूवर फोर्स इस तरफ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो जब फॉल्ट आया और लार्ज करंट इससे फ्लो किया जनरेटर के वाइंडिंग से, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि जिसके कारण क्या होता है कि आपके रोटर की, टरबाइन जिस रोटर को घुमा रहा है ना, उस रोटर की स्पीड कम जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि फॉल्ट हो गया, लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्मल करंट होता तब तो दोनों बैलेंस चलते रहता, लेकिन लार्ज करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई। हालांकि ये बढ़ जाएगा तो प्राइम मूवर फोर्स भी बढ़ेगा। ऑटोमेटिक गवर्नर सिस्टम क्या करता है? यही तो करता है कि इसको बढ़ा देता है। कैसे? वो वाल्व खोलेगा, स्टीम आएगा, बट इट टेक्स टाइम। उतने देर में आपके रोटर की स्पीड कमने लगेगी, और रोटर की स्पीड कमेगी तो फ्रीक्वेंसी कम जाएगी, है ना? F इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है ना? जो हम लोग पढ़े भी है अभी, आप तो मशीन में आपको पढ़ा ही रहते हैं, N इक्वल टू 120F/P, है ना? तो ठीक है, तो F इक्वल टू PN/120। तो स्पीड घट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और पावर प्लांट में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड सेम में, कई सारे जनरेटर्स एक स्पीड में एक तरंग, मतलब एक तरह से चल रहे हैं, हर एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज, है ना? इस तरह से। और उसमें अगर एक जनरेटर की अगर फ्रीक्वेंसी कमने लगेगी तो पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा,
और हमको इस जनरेटर को आउट करने के लिए पहले पूरा प्लांट बंद करना पड़ेगा, फिर इसको आउट करेंगे, फिर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि फॉल्ट के कारण अगर फॉल्ट को जल्दी नहीं क्लियर किया गया, जल्दी नहीं अगर हटाया गया, तो उसके कारण आपके जनरेटर की जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब हर एक जनरेटर का सेम फ्रीक्वेंसी देने का ये जो तरीका होता है, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। कि सभी जो है इस तरह से चल रहे हैं, हो सकता है किसी की स्पीड कम हो, किसी की ज़्यादा हो, लेकिन पोल को एडजस्ट करके रखने से फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहती है। और फॉल्ट के कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि किसी जनरेटर की स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाए, जिसके कारण या बढ़ जाए, जिसके कारण स्पीड में इतना चेंज हो जाए कि फ्रीक्वेंसी वैरी करने लगे ज़्यादा। उस कंडीशन में पूरे प्लांट को बंद करना पड़ता है। अरे बात समझ में? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक और जो मैंने बताया कि फॉल्ट आने का एक और नुकसान क्या है। एक तो आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा, दूसरा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, और तीसरा कि अगर फॉल्ट को जल्दी नहीं क्लियर किया गया तो पावर प्लांट के जो जनरेटर्स हैं उनका सिंक्रोनिज्म का लॉस हो सकता है। तो नुकसान है। ठीक है, अब बात आती है कि फॉल्ट तो आएगा और उसका ये सब नुकसान हो सकता है, तो कैसे अपने इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जैसे ही फॉल्ट आए, है ना, बस कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से पावर ही जाना बंद हो जाए, कट, बंद, खत्म। जैसे ही फॉल्ट आए, लार्ज करंट फ्लो किया, इसका पावर ही जाना बंद हो जाए। ठीक है, पावर जाना बंद हो जाएगा, सारा इक्विपमेंट आपका सेफ रहेगा, सारा इक्विपमेंट। अब आप सोचिएगा सर अगर पावर जाना बंद हो जाएगा तो टीईएम खत्म हो जाएगा, टीईएम खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, एक जनरेटर से एक ही लोड कनेक्टेड नहीं है, एक जनरेटर से कई सारे लोड कनेक्टेड है ना। तो एक चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, मतलब मेरा ये कहना है कि अभी तक का जो टेक्निक है फॉल्ट से निपटने का वो यही है कि फॉल्ट आए तो कुछ हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि ऑटोमेटिकली कट हो जाए और हमारे इक्विपमेंट बच जाए। या आपके घर में भी है, फॉल्ट आता है, पहले फ्यूज लगता था, किटकैट ब्लो हो जाता था, अब एमसीबी है, फॉल्ट आया खुद कट हो गया, सप्लाई को कट कर दिया ताकि इक्विपमेंट सब बचा रहे। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि आखिर, अच्छा एक और चीज आपको बतानी थी, स्विच गियर। तो ये स्विच गियर क्या है ना कि वैसे नाम इसका स्विच गियर क्यों, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन स्विच गियर बेसिकली है क्या। फॉल्ट के दौरान पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स यूज में आते हैं वो सब कहलाते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। फॉल्ट के दौरान पावर सिस्टम के इक्विपमेंट को बचाने के लिए जो जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं वो सब कहलाते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट्स। उसमें सबसे मेन रोल है आपका सीटीपीटी, रिले, ब्रेकर। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब इन सब के अलग अलग टाइप है, वो सब लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हैं, एलए लाइटनिंग अरेस्टर, इट इज ऑल्सो ए स्विच गियर इक्विपमेंट, और पैनल्स वगैरह ये सब। लेकिन मेन इक्विपमेंट तीन है, सीटीपीटी, रिले, ब्रेकर। अब ब्रेकर के अलग अलग टाइप हैं, रिले के अलग अलग टाइप है, ऑल सब आपको पढ़ना है। खैर, तो वो जो सीन है कि आखिर कैसे हम लोग इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग अभी इस फिगर से समझेंगे। देखिए, इस पूरी चीज की शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मर से, जो 3 फेज आउटपुट निकलता है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मर के पहले भी होता है ये काम, क्यों होता है हम लोग देखेंगे जब इसका पूरा हम लोग एक एसएलडी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको एक छोटा सा ये पिक्चर समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि यही चीज बेसिकली थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ हर जगह यूज होती है, चाहे वो बीएसएस हो, चाहे वो जीएसएस हो, चाहे वो कोई भी सब स्टेशन हो। बेसिकली यही चीज होता है। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए एक 33/11 किलो वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, सिंपल, जो हमारे घर के बगल में खबरा सब स्टेशन है, वहां पर एक 33/11 किलो वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है और उससे 3 फेजेस निकले हैं। लेकिन तीनों फेज को ना दिखा करके हम आपको एक ही फेज दिखा रहे हैं, क्योंकि तीनों ही फेज का लगभग वैसे ही चलता है जैसे ये एक फेज का चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये वायर निकला,
ट्रांसफार्मर से आगे। इसमें आइसोलेटर वगैरह भी लगेगा, बट वो हम आपको एसएलडी में बताएंगे। फिलहाल आप प्रोटेक्शन का काम समझिए कि प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो ये जो वायर निकला, ये सबसे पहले सीटी में जाता है, करंट ट्रांसफार्मर में, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं आपको ये भी दिखे, जैसे ये सीटी है, ये ब्रेकर है ना। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिख सकता है कि पहले ब्रेकर हो उसके बाद सीटी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट इट डजंट मैटर्स, नो प्रॉब्लम। पहले कोई भी हो सकता है। अभी हम इसको ये लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट हमको समझना है वो है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत थर्ड से में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और देखिए। सीटी इज एक्चुअली करंट ट्रांसफार्मर। हालांकि ये ट्रांसफार्मर ही है ना, लेकिन बेसिकली इसका यूज है करंट के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। एक्चुअली आप देखिए, ये प्राइमरी साइड ये है, इसका एक टर्न है, और सेकेंडरी में आप देख रहे हैं कई सारे पतले पतले टर्न्स हैं, और प्राइमरी में एक टर्न थिक टर्न, मोटा टर्न है ना। तो अगर प्राइमरी साइड में एक टर्न है और सेकेंडरी साइड में कई सारे टर्न्स हैं, तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप कि स्टेप डाउन? स्टेप अप, क्योंकि N2 इज ग्रेटर देन N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड इज ग्रेटर देन N1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कई सारे हैं, तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। एक बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है, और करंट को घटा देता है, ठीक है। तो जो आप सीटी देखेंगे, उसका नेम प्लेट देखेंगे, तो नेम प्लेट पे आपको इस तरह का लिखा हुआ 200, 400, 1, या आप ऐसा भी देख सकते हैं 200, 400, ऐसे 800, 400, 200 by 1, या कहीं कहीं 5 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 200, 400 by 1 का मतलब ये है कि इस सिटी में दो पॉसिबिलिटी है, दो कनेक्शंस पॉसिबल है। एक कनेक्शन है 200 by 1 का, और एक कनेक्शन है 400 by 1 का। अब ये 200, 400 क्या है, ये करंट है ना। अगर आप सिटी को 200 by 1 पे कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इसके प्राइमरी से 200 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसके सेकेंडरी से 1 एम्पियर करंट जाएगा, है ना। अगर प्राइमरी से 200 एम्पियर करंट जाएगा, तो सेकेंडरी से 1 एम्पियर करंट जाएगा। अगर आप इसको 400 by 1 पे कनेक्ट करते हैं, तो अगर इसके प्राइमरी से 400 एम्पियर करंट जाएगा, तो सेकेंडरी से 1 एम्पियर करंट जाएगा। इसीलिए आप देखिए प्राइमरी ठीक है, क्योंकि इसे लार्ज करंट जाना है ना, ये सीधे डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो इससे पर फेज करंट जाना है ना। जैसे कि मान लीजिए ये 33 by 11 किलो वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, और इसकी रेटिंग है 5 MVA स्टार कनेक्शन, है ना। तो अगर ऐसा है, तो फिर इससे करंट कितना पास करेगा, पर फेज करंट। तो 33 by 11 है, तो ये तो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अगर हम फेज वोल्टेज निकालें, VL इक्वल टू √3 V फेज, ठीक है, तो V फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 by √3, ठीक है। और पावर कितना है, 5 MVA, तो 5 × 10 to the power 6। अगर ये ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड पे चल रहा है, तो 5 × 10 to the power 6 इक्वल टू पावर इक्वल टू V × I, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, या सिंपल भी कर सकते हैं, तो ठीक है, ऐसे कर 3 × V फेज I फेज, यही होगा 11,000/√3 × I फेज, निकल सकता है ऐसे, पावर इक्वल टू 3 × V फेज × I फेज। तो इस तरह से करके आप करंट निकाल सकते हैं, पर फेज करंट। तो वो जो पर फेज करंट है वो अच्छा खासा रहने वाला है ना, ये इससे कट जाएगा √3, तो I फेज कितना हो जाएगा, अब देखिए 5000/11√3, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो ये आई थिंक 5000 डिवाइडेड बाय 11 √3, 400, 262 सही है, 262 एम्पियर्स के लगभग करंट इससे फ्लो करेगा, मतलब लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए ये वायर कैसा है, थिक वायर है, ठीक है। ये मैक्सिमम करंट जो इसके सेकेंडरी साइड से पास कर सकता है वो कितना है, 262 एम्पियर, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप
इसको 400/1 पे कनेक्ट करते हैं और यहां से अगर सपोज 200 एम्पियर करंट जा रहा है ना, तो 400/1 पे कनेक्टेड है, मतलब 400 एम्पियर जाएगा तो सेकेंडरी से 1 एम्पियर जाएगा, लेकिन 200 जा रहा है तो सेकेंडरी से कितना जाएगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि 400/1 है तो 400 एम्पियर अगर प्राइमरी से होगा तो सेकेंडरी से होगा 1 एम्पियर, अगर 200 एम्पियर प्राइमरी से होगा तो सेकेंडरी से होगा 0.5 एम्पियर, ठीक। और अगर ये 200/1 पे कनेक्टेड है तो 1 एम्पियर, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अच्छा, अब ये भी आप समझ गए कि प्राइमरी वाइंडिंग जनरली सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग 1 से 2 टर्न की ही होती है, क्योंकि सेकेंडरी में लार्ज। अच्छा, ये सोचिए अगर ये 200/1 पे कनेक्टेड है और प्राइमरी में अगर अभी हमने एक टर्न बनाया, एक टर्न है, तो सेकेंडरी में कितना टर्न होना चाहिए? देखिए N1 ये I1 है, I1 कितना है 200 प्राइमरी, I1/I2 इक्वल टू N2/N1, तो I1/I2 है 200/1, तो N2/1 कितना, N2 इक्वल टू 200 टर्न है ना, N2 नंबर ऑफ सेकेंडरी में टर्न्स कितना हो जाएंगे 200 टर्न हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी में कई सारे टर्न है। अब आपको ये समझना है कि अगर इसमें ये लिखा हुआ है 400 200/1, तो कनेक्शन कैसे करें ताकि 200 पर हो या 400 पर हो। उससे भी पहले ये समझिए कि कब इसको हमको 200/1 पे कनेक्ट करना है और कब इसको 400/1 पे कनेक्ट करना है। जैसे देखिए इस केस में आपके ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम जो करंट जा सकता है वो 262 एम्पीयर जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि गर्मी का समय है और लोड काफी ज्यादा है ना, अभी आपका लोड 240 240 250 एम्पीयर ऐसे जा रहा है, तो 200 एम्पीयर से ज्यादा जा रहा है करंट, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे 400/1 में, है ना। 200/1 में कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोड आपका 200 से ज्यादा जा रहा है, तो उसको कनेक्ट कर लेंगे 400/1 में। और अगर ठंडा का समय है या ऐसा मौसम है जिसमें आपका 150 एम्पीयर है या इस तरह से कम है 100 एम्पीयर है, तो फिर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं 200/1 में। तो आप कहेंगे सर बदलते रहेगा, तो हाँ बदलते हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि जब लोड बढ़ता है तो आकर के सीटी की सेटिंग को चेंज करते हैं, है ना। लोड कम है तो आकर के चेंज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस है और ज्यादा एक्यूरेट होता है अगर आपने सीटी के कनेक्शन को सही किया है। अब सीटी के कनेक्शन को कैसे करेंगे, तो देखिए आपको ये जो मैंने फिगर दिखाया है ये तो अंदर का फिगर है ना, ये कोर है, लाल वाला जो देख रहे हैं ये कोर है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना कोर, उसी तरह से ये कोर है जिसके ऊपर ये वाइंडिंग लपेटी हुई है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, इधर वाले, इधर से सप्लाई गया उसमें, और सेकेंडरी रिटर्न इधर से। एक्चुअली में आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक बक्सा दिखेगा, है ना, आपको सिर्फ एक इस तरह का एक बॉक्स दिखेगा, और जिसमें से 2 टर्मिनल्स ऐसे निकले होंगे। हर एक फेज में अलग अलग सीटी लगता है, हर एक फेज का सीटी अलग अलग होता है। तो इस तरह से आपको बुशिंग यहां होगा और आप इससे इसको कनेक्ट करेंगे और इंटरनली ये इससे कनेक्टेड है, आपको इस तरह का दिखा देगा बाहर अंदर में ऐसा होता है। और कनेक्शन करने के लिए जब आप उस सीटी के नीचे में एक बॉक्स होता है उसको आप खोलिएगा तो आपको 3 टर्मिनल दिखेंगे। अगर 200/400 200/1 का है तो 3 टर्मिनल दिखेगा, और अगर 800 400 200/1 का है तो 4 टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। अभी हम 2 को लेके चले तो 3 टर्मिनल मिलेगा, 1s1 1s2 1s3। एक और भी हो सकता है 2s1 2s2 2s3, लेकिन वो मीटरिंग के लिए उससे हमको कोई काम नहीं, हमको प्रोटेक्शन के लिए काम है। तो जब आप उसको खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा 1s1 1s2 1s3, है ना। मीटरिंग और प्रोटेक्शन क्या वो भी आपको बता देंगे, लेकिन आप पहले देखिए 1s1 1s2 1s3 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक
और आप ये समझिए, देखिए जैसे कि देखिए ये सीटी 400 200/1 का है, मतलब इसकी दो क्षमता है, ये 400/1 भी कर सकता है, 200/1 भी कर सकता है। तो मतलब मैक्सिमम ये 400/1 कर सकता है। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी के टर्न्स हैं, अगर प्राइमरी में टर्न 1 है तो सेकेंडरी में 400 टर्न है ना। अगर आपको 400/1 पे कनेक्ट करना है तो क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको पैनल, मतलब जो ऑपरेटर का रूम होता है जिसमें ऑपरेटर बैठते हैं, वहां पे ये जिस भी फीडर का आप काम कर रहे हैं, सपोज ये खबरा फीडर है ना, जिस भी फीडर का आप काम कर रहे हैं, खबरा 11 के भी फीडर है, उसके पैनल, उसका जो ऑपरेटर के रूम में उसका जो पैनल होगा, उस पैनल में लगा हुआ होगा एक रिले है ना। उस रिले से दो तार, जिस भी फेज में आप काम कर रहे हैं, आर फेज में काम कर रहे हैं, तो आर फेज का दो तार उस रिले में से निकला हुआ होगा। उस तार को केबल ट्रेन जानते हैं, ऑपरेटर रूम से लेकर के यहां इस ट्रांसफार्मर तक एक नाली टाइप का बिछाया जाता है, इसमें कि केबल ही केबल होता है। तो आपको एक 2 कोर केबल, मतलब जिसमें 2 कोर है, 2 ही वायर है, वो उस रिले से कनेक्टेड होता हुआ, जैसा मैंने यहाँ पे रिले बनाया है, तो ये 2 वायर आपको निकला हुआ होगा रिले में से, है ना। रिले में से ये 2 वायर आपको निकला हुआ होगा। या हो सकता है कि एक कॉमन भी होता है और तीनों फेज का, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, तो मान लीजिए 2 वायर निकला हुआ है रिले से आर फेज से, और आपको आर फेज में कनेक्ट करना है। तो ये जो 2 वायर निकला हुआ है, इन 2 वायर को लाकर, जो 2 वायर आप केबल से निकालेंगे पहचान करके कि हाँ ये खबरा फीडर का वायर है, अब उसको कनेक्ट करना है आपको सीटी में और 400 में कनेक्ट करना है। तो उन 2 वायर को ला करके, एक नट टाइप का होता है, इसको खोलेगा तो नट होगा, और 1s1 1s3, तो अगर आपको 400 में कनेक्ट करना है, अगर लोड की वैल्यू 200 से ज्यादा हो रही है, तो आप एक वायर को कनेक्ट करेंगे 1s1 में, जनरली ब्लैक वाला होता है ये 1s1 में, और दूसरा वायर जो रेड वाला है, जो कि रेड वाले को बता रहा है, वो कनेक्ट होगा 1s3 में। इसको कनेक्ट जैसे मैंने अभी किया हुआ था 1s1 में 1s3 में, इसको कनेक्ट करने के साथ आपने सीटी को 400/1 पे कनेक्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि आपने मैक्सिमम टर्न्स ले लिए, यहां और यहां के बीच में कर लिया, है ना। यहाँ 400 टर्न है, तो यहाँ अगर इनकमिंग अगर 400 एम्पेयर होगा, तो यहाँ से 1 एम्पेयर निकलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि आपने 400 टर्न्स को ले लिया है सर्किट में, ठीक है। अगर आपको लोड 200 से कम है, आपको 200 में कनेक्ट करना है, तो आप 1s3 को निकाल के, अगर कॉमन आपका 1s1 नहीं है, देखिए एक्चुअली क्या है, मैंने कहा ना कि तीनों फेज का अलग अलग होगा। तो होता क्या है, जैसे ये ट्रांसफार्मर, ये सीटी आर फेज का है, इसी तरह से वाई फेज का होगा, उसी तरह से बी फेज का होगा, और रिले से उन तीनों फेजेस के वायर निकलेंगे। तो होता क्या है कि रिले में भी स्टार कनेक्शन ही होता है, मतलब यहां से जो वायर जाएगा ना रिले में, तीनों फेज का जाएगा रिले में, तो रिले में भी स्टार कनेक्शन होता है। तो मतलब आर वाई बी एन, है ना, रिले में भी कैसा है, स्टार कनेक्शन ही है। यहां पर सिंगल फेज समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये है एन। तो रिले से ध्यान दीजिए, रिले से भी आपको 6 वायर नहीं निकलेगा, ठीक है। और एक्चुअली निकलता नहीं, आपको ही निकालना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, रिले में जब आप रिले के बैक को देखेंगे, रिले का बैक ही आपको दिखेगा पैनल के पीछे, तो रिले के बैक में आपको आर वाई डी और एन, ये 4 टर्मिनल दिखेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि एन से और आर से, तो यहां पर भी एक नट होगा, उसको खोलिए, वायर को उसमें छील के टाइट कर दीजिए, फिर नट से टाइट कर दीजिए इधर इधर दोनों तरफ, और फिर उन दोनों वायर को निकाल करके ले आइए अपने इस सीटी पर, आर फेज के सीटी पर, और एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए। और जनरली लोग ये करते हैं कि जो न्यूट्रल वाला जो वायर है, ब्लैक वाला, उसको लगा देते हैं 1s1 पर, ये कॉमन हो गया 1s1, और जो रेड वाला है उसको निकाल के लगा दिए 1s3 पर। फिर क्या किए, फिर ये किए कि जो Y से जो वायर है ना, Y से फिर Y में भी कनेक्ट करना है, ये तो सिर्फ R का था, तो Y से भी, है ना, एक वायर Y से निकालते हुए और N से एक और वायर, सुन रहे बात, 2 वायर यहां से निकालते हुए आप फिर क्या करें कि
यहाँ पे ले आए, है ना, y वाले में ले जा करके ये न्यूट्रल से जो गया उसको 1s1 में और y से जो आया उसको 1s3 में न्यूट्रल। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक फेज के सीटी को 200/1 पे कनेक्ट किए, दूसरे फेज के सीटी को 400/1 पे, ऐसा नहीं, सबको एक तरह से करना है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, हम आपको बताएं कि एक्चुअली में लोग क्या करते हैं कि सीटी पर ही क्या करते हैं, पहले सीटी पर ही क्या करते हैं कि 1s1 में लगा दिए, आर फेज के 1s3 में लगा दिए, वाई के 1s3 में लगा दिए, बी के 1s3 में लगा दिए, 3 वायर वहां से निकल गए, ठीक है। फिर क्या किए, आर का 1s1, वाई का 1s1, बी का 1s1, इन तीनों से वायर निकाले, तीनों को वहीं पर ज्वाइन कर दिए और फिर एक ही वायर ला करके रिले में कनेक्ट कर दिए। बात समझ में आ गई? समझ आ रहा है? मतलब 4 कोर केबल अगर आप ले लें तो आप रिले का कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे? आर से 1s3 से एक, मतलब एक केबल आएगा 4 कोर केबल, उसमें एक रेड होगा तो रेड वाले को 1s3 से कनेक्ट कर देंगे, वाई वाले को वाई के 1s3 से, बी वाले को बी फेज के सीटी के 1s3 से, और एक जो ब्लैक निकला वो कॉमन रहे, उसको क्या करेंगे कि जो आर का 1s1 है, वाई का 1s1 है, बी का 1s1 है, उन तीनों को एक जगह कनेक्ट करके और फिर इस 4 कोर केबल के जो ब्लैक वाला वायर है उससे कनेक्ट कर देंगे, हो गया काम खत्म। अब वही केबल आपका आ जाएगा रिले में, है ना, यहां से वही केबल ट्रेन से होते हुए वहां पर आपने वो काम कर दिया, वो सब कर दिया, हो गया। उसके बाद वही केबल आप ला करके यहाँ रिले में यहाँ पे 4 को R Y B N पे कर देते हैं। या कुछ लोग जो थोड़ा कुछ ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, कॉस्ट का बात नहीं है, तो 6 कोर केबल में मंगाते हैं। मैंने आपको कहा 4 कोर केबल से भी काम चल सकता है, अरे बहुत अगर आपको कोई बजट का टेंशन तो 6 कोर केबल मंगा लीजिए, हर एक फेज का 2-2 अलग अलग, है ना। आर को 2 वायर लेकर के आर और न्यूट्रल में, फिर 2 वायर लेकर के वाई के 1s3 1s1 में, फिर 2 वायर और लेकर के बी के 1s3 1s1 में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने 1s3 से लिया है उन सबको तो अलग अलग इसमें कनेक्ट कीजिए, और जो भी आपने 1s1 से लिया है 3 तार, उन तीनों को एक ही जगह एन पे यहाँ कनेक्ट कीजिए। तो दोनों में से कुछ भी करते हैं। तो इस तरह से करने पर आपने सीटी को कनेक्ट कर लिया किसमें, अपने स्टार में, और इसमें रिले से आपने कनेक्ट कर लिया। अब अगर आपका जो लोड है वो 200 से कम है तो आपको आकर के सेटिंग चेंज करनी होगी। तो क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बस लाइन शट डाउन कराइए और यहां से 1s3 से खोल के इसको खोल के 1s2 पर लगा दीजिए, तीनों फिर 1s1 को नहीं छेड़ना है, बस 1s3 से खोले 1s2 पर लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए मिड से ये टैपिंग निकला हुआ है ना, जब आप 1s यहां पे ना कनेक्ट करके अगर आप 1s2 पे कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप 200 टर्न ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके केस में आपका ये कनेक्टेड होगा किसमें, 200/1 में कनेक्टेड हो गया। तो अभी आपने ये सीखा कि सीटी का कनेक्शन कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि लोड देख करके कनेक्शन कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि कौन आके बार बार कनेक्ट करेगा, एक बेर 800 पे कर दिए, जाओ जो होगा 800 पे एक बार कर दिया, चाहे लोड 100 एम्पेयर हो चाहे लोड 700 एम्पेयर हो, ये चलता है। दिस इज वेरी रॉन्ग, बहुत गलत तरीका है, और इसके कारण फॉल्ट आने पर ट्रिपिंग नहीं होती है और दुर्घटना हो जाती है। फॉल्ट पे अगर ट्रिपिंग नहीं होगी तो दुर्घटना हो जाएगी, जो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, है ना। इसलिए बहुत माइन्यूटली लोड के हिसाब से इसका कनेक्शन करें, और जैसे जैसे लोड चेंज हो वैसे वैसे इसको चेंज करें। एक बात तो ये आपने समझ लिया कैसे कैसे करेंगे। अब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि हमने इसको अभी 200/1 पे कनेक्ट कर दिया, यहां से मान लीजिए 200 एम्पेयर करंट गया, तो यहां से कितना जाएगा, 1 एम्पेयर करंट जाएगा, है ना, यही रिटर्न होगा 1 एम्पेयर करंट। अब सीटी के सेकेंडरी से, ये प्राइमरी था ये सेकेंडरी है, सीटी के सेकेंडरी से वायर जाता है रिले में, है ना, रिले में, और सीटी के सेकेंडरी से वायर जाता है रिले में। रिले कई टाइप के होते हैं, थर्मल रिले, मैग्नेटिक रिले, आईडीएमटी रिले, हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिले। लेकिन हम एक बेसिक छोटा सा सिंपल आपको लेकर के समझा रहे हैं कि देखिए रिले में एक कॉन्टैक्टर होता है, एक्चुअली एक नहीं कई सारे कॉन्टैक्टर होते हैं रिले में। इस तरह के जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये कॉन्टैक्ट्स हैं ए बी, ये 2 कॉन्टैक्ट हैं ए बी। रिले में कई सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं एनओ कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट। एनओ मतलब एनओ,
इनो मत समझ लीजिएगा, NO, नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स वो हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में उनसे कोई करंट फ्लो नहीं करता है। नॉर्मली ओपन, नॉर्मल कंडीशन, जब फॉल्ट नहीं है तो ओपन, लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो वो क्लोज हो जाएंगे। कैसे देखेंगे। और एक और टाइप का होता है नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज्ड जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होते हैं, लेकिन फॉल्ट के समय ओपन हो जाते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, NO कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। होता क्या है कि जैसे 200 एम्पीयर जा रहा है तो यहां से 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, ठीक है। तो 1 एम्पीयर करंट जब इस वाइंडिंग से गया, सपोज इट इज ए थर्मल रिले है, तो 1 एम्पीयर करंट जब इससे जाएगा ना, तो ये जो कॉइल है इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा। करंट जाएगा 1 एम्पीयर से, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर जो इसके बगल में रखा हुआ है वो इस हीट से एक्सपैंड होगा, फैलेगा, ठीक है। और फैल करके हो सकता है कि वो इन दोनों, ये एल्युमिनियम और अच्छे मटेरियल का होता है, वो फैल करके इन दोनों कॉन्टैक्ट को टच कर दे। अब ये टच करेगा तो क्या हो, देखिए उसके बाद का क्या खेल है। रिले का तो आप थोड़ा बहुत समझे, अभी और समझेंगे। उसके बाद आपके सबस्टेशन में होता है बैटरी बैंक, जिसके बिना इतना फितरज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर बैटरी बैंक नहीं है और बैटरी की हालत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और सबसे ज्यादा उपेक्षित भी वही है ना, कहीं किसी कोना में पड़ा रहता है, ना तो कोई उसको देखने वाला है कि भैया पानी है कि नहीं, एसिड है कि नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, उससे ना कोई चेक करने वाला है कि व्हाट इज इट्स लेवल ऑफ एसिडिटी, या जो हम लोग चेक करते हैं ना कि इतना ये है इसमें है कि नहीं, तो कोई नहीं उसको देखने वाला है जनरली। तो ये जब सब स्टेशन में विजिट करने के लिए जाए तो ये जरूर देखें कि बैटरी बैंक की क्या हालत है, क्योंकि बैटरी बैंक अगर ठीक नहीं होगा तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बैटरी का बहुत बड़ा रोल है। जनरली जो पावर सब स्टेशन है वहाँ 30 वोल्ट का बैटरी लगा होता है। एक्चुअली एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं, 15-16 बैटरी सीरीज में लगे होते हैं 2-2 वोल्ट के, तो टोटल 30-32 वोल्ट बना देते हैं वो। अब उसमें अगर एक दो गड़बड़ भी हो जाए तो भी 28-30 वोल्ट जो हमको चाहिए वो मिल जाता है, वो चाहिए। होता क्या है कि बैटरी के जो चार्जर भी होता है लगा हुआ इसका, बैटरी का जो टर्मिनल है उससे कई सारे वायर्स निकले होते हैं, है ना। एक्चुअली बैटरी से आपको दिखेगा 2 ही वायर, लेकिन वो दोनों वायर आता है पैनल में, और फिर पैनल से वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, कई जगह, वो देखते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल जो हमारा मेन जो है वो देखिए बैटरी बैंक से। देखिए ये जो रिले था ये ऑपरेटर के रूम में था, ये फील्ड में नहीं है, यार्ड में नहीं, स्विच यार्ड में नहीं है, जहां ट्रांसफार्मर वहां नहीं, वहां पर सीटी था, मेन लाइन से कनेक्ट। उसके बाद सीटी के बाद जो वायर निकला वो जाता है सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर भी कई टाइप के होते हैं, हम लोग देखेंगे, लेकिन वो जाता है सर्किट ब्रेकर में। अब सर्किट ब्रेकर में क्या है कि 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, जनरली ऊपर में होता है, और एक होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट जो जनरली नीचे में होता है, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये ऊपर वाला फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, नीचे वाला मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो ये तो फिक्स्ड है, और ये कॉन्टैक्ट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सिल्वर का भी हो सकता है कॉन्टैक्ट, जो आपको जो अंदर में जो टच करने वाला है ना। तो ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मल कंडीशन में जब लाइन चल रहा है तो ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड होते हैं, है ना, क्लोज्ड होते हैं। यहां से 200 एम्पीयर आया, इसमें आया, और ब्रेकर के ये ऊपर वाले टर्मिनल में आया, और इस कॉन्टैक्ट के थ्रू नीचे वाले टर्मिनल में आया, और फिर आगे चला गया कहां, टू लोड। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है ना। और सप्लाई यहां से सीटी ब्रेकर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, नीचे वाला मूवेबल कॉन्टैक्ट, और उसके बाद कहां चला गया, लोड को चला गया। लेकिन अब इसमें देखिए क्या है, ब्रेकर में एक और भी चीज होता है जिसको कहते हैं ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, और एक और होता है जिसको कहते हैं क्लोजिंग कॉइल। तो क्लोजिंग कॉइल तो बाद में देखेंगे, पहले देखिए ट्रिपिंग कॉइल। एक ट्रिपिंग कॉइल होता है, ट्रिपिंग कॉइल क्या होता है अभी बताएंगे आपको, लेकिन देखिए ये ट्रिपिंग कॉइल का जो एक टर्मिनल है ये वाला, ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये वाला जो है ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और इस ट्रिपिंग कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है वो देखिए कहां गया, जो दूसरा टर्मिनल है वो रिले के इस पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे,
और रिले का जो दूसरा, ठीक है, बी पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं, इसके बी पॉइंट पर, और दूसरा जो पॉइंट है ए पॉइंट, उससे कहां आया है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। ये सर्किट है, बैटरी के पॉजिटिव से गया ट्रिपिंग कॉइल पर, ट्रिपिंग कॉइल के दूसरे छोर से गया रिले के बी पे, और रिले का जो दूसरा पॉइंट है ए, वहां से गया बैटरी वैन के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो नॉर्मल कंडीशन में जब 200 एम्पीयर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेकेंडरी करके दे रहा है 1 एम्पीयर, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण ये एक्सपैंड तो है, लेकिन इतना नहीं है कि ए और बी को टच कर जाए, इतना नहीं है, ठीक है। अगर टच कर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये टच कर जाएगा तो ये जो सर्किट है ब्रेकर की, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये इसको टच कर जाएगा तो क्या होगा कि बैटरी से एक करंट जाएगा कॉइल में, और रिटर्न देखिए बी से ए, और ए से फिर रिटर्न, सर्किट क्लोज हो जाएगा। और सर्किट क्लोज होगा तो क्या होगा, एक्चुअली में क्या होता है, ये ट्रिपिंग कॉइल जो है ये कुछ इस टाइप से, देखिए एक रॉड होता है उसके अंदर में, है ना, और उस रॉड के ऊपर से ये कॉइल लगा होता है, इस रॉड के ऊपर से एक कॉइल लगा होता है ना। होता क्या है कि जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, तो हम लोग को पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो ये जो अंदर में रॉड होता है, हालांकि इसके अंदर में भी एक छोटा सा पिन होता है ना, वही उसको फोर्स करता है। खैर, ये जो अंदर वाला रॉड है, दिस इज ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के टाइप का है। और जब इस कॉइल में, जो ट्रिपिंग कॉइल है, इसमें जब करंट फ्लो होगा, जब ये कांटेक्ट इसको सटेगा, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस ट्रिपिंग कॉइल से, इस वायर से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और आपने जैसे ही आपने करंट दिया, वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड आया। तो पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, एडी करंट, है ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा। और इस कंडक्टर के अंदर में जो पिन है, होता क्या है कि इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके कारण ये जो कंडक्टर, जो कि शॉर्ट सर्किट एडी करंट होगा, तो क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो इस पर एक फोर्स लगता है, और ये ऐसे हिट करता है। कहां हिट करता है, तो ये तो ब्रेकर का मैकेनिकल पार्ट है कि कहां हिट किया तो हुआ क्या, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं कि ट्रिपिंग कॉइल से जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये जो प्लंजर है, या जो भी इसको कहिए हीटिंग पार्ट, ये हिट करता है इस स्प्रिंग को, और वो स्प्रिंग इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को नीचे की तरफ खींच लेता है। समझ रही बात, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, एक करंट जाएगा ट्रिपिंग कॉइल को, ट्रिपिंग कॉइल के अंदर में ये जो प्लंजर है, इससे करंट पास करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो ये मूव करेगा, और मूव करके ब्रेकर के अंदर में एक स्प्रिंग होता है, उसको हिट करता है, वो स्प्रिंग छूट जाता है। आप ये प्रैक्टिकली ही दिखाने का चीज है कैसे ये होता है, बट आप इतना समझिए, ये हिट किया, स्प्रिंग छूट गया, और स्प्रिंग के छूटते ही ये मूवेबल कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा। और अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट नीचे आ गया तो क्या होगा, जैसे ही मूवेबल कॉन्टैक्ट नीचे आएगा तो गैप बन गया, करंट फ्लो बंद। हालांकि यहाँ पे आर्क बनता है, जिसको क्वेंच करने के लिए, बुझाने के लिए कई सारे तरीके हैं, हम लोग पढ़ेंगे, बट आप इतना समझिए कि जैसे अभी छोटा नहीं होगा मूवेबल, ऐसा नहीं कि मूवेबल कॉन्टैक्ट छोटा हो जाता है, ये नीचे खसक जाता है, और यहाँ पर एक एयर गैप बन जाता है, तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है। ये है पूरा इसका प्रोसेस। अब देखते हैं कि आखिर होता कैसे और है, और थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए अब ये होगा कैसे, देखिए क्या है कि मान लीजिए ठंडा का समय है, और लगभग जो आपका लोड है वो 200 एम्पीयर के करीब रहता है। आपने इसको सिटी को भी 200/1 पे कनेक्ट किया है।
अब अगर ऐसे सिचुएशन में जो मैक्सिमम करंट गया है वो 200 एम्पियर है, पिछले साल का भी रिकॉर्ड देख लिए 200 एम्पियर ही जाता है जनरली, कोई मैच वैच भी होता है तो भी 205 210 एम्पियर, ज्यादा करंट नहीं जाता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर 300 एम्पियर करंट जा रहा है वायर से, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम फॉल्ट, कुछ फॉल्ट है। देखिए हम आपको बताएं, फॉल्ट जो करंट है वो डिपेंड करता है कि फॉल्ट जो शॉर्ट है उसका रेजिस्टेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए तार टूट के गिरा तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, I इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर तार टूट के जमीन पे गिरे तो तार का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर तार है और उसके ऊपर कोई पेड़ गिरा तो पेड़ का रेजिस्टेंस तो तार के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो करंट वहां पे कुछ कम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई पोल है और उस पे इंसुलेटर है और इंसुलेटर पंक्चर हो गया है ना, लेकिन पूरी तरह से पंक्चर नहीं हुआ है ना, तो क्या हो रहा है कि कुछ करंट ये नीचे भेज रहा है। तो ये भी तो खतरनाक है कि अगर यहां पर कोई सटेगा पोल में तो उसको शॉक लग सकता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, फॉल्ट करंट का मतलब ऐसा नहीं है कि हजारों हजार ही करंट, नो, anything more than normal is fault current. It depends upon the resistance of short circuit path, कि जो शॉर्ट पाथ हुआ है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर पेड़ है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, इंसुलेटर पंक्चर हुआ है अगर पूरी तरह से नहीं हुआ है तो भी कम होगा, तार टूट के गिर जाएगा तो ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन अगर नॉर्मल से करंट ज्यादा है तो वो फॉल्ट करंट और वो डेंजरस है, क्योंकि वो जमीन पे जा रहा है, मतलब कोई भी उसके टच में आ सकता है। आप सुनते होंगे पोल से सट के भैंसी मर गई और जूनियर इंजीनियर को बंधक बना लिया गया, होता है भाई, है ना, कि भाई क्यों क्यों मेरी भैंसी को ये हो गया, आपने मेरी भैंसी को डंडा क्यों मारा, सुना होंगे आप। तो ये होता है, तो ये जो है सेटिंग की गलती कारण होता है। अब वो क्या है सो देखिए, तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ का मैक्सिमम लोड कितना जाता है सब स्टेशन का। ऑपरेटर ने पिछले साल का 3-4 साल का डाटा निकाल के देखा, बोला सर यहाँ मैक्सिमम इस समय पे 210-20 एम्पीयर जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे रिले पर, और रिले में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन होता यही दो चीजें, एक होता है करंट सेटिंग और एक होता है टाइम सेटिंग, है ना। एक होता है करंट सेटिंग और एक होता है टाइम सेटिंग। करंट सेटिंग क्या होता है कि करंट सेटिंग में आपने एक करंट फिक्स कर दिया, तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने फिक्स कर दिया कि भाई 250 एम्पेयर, उसमें होता है तरीका, हम लोग पढ़ेंगे। 250 एम्पेयर पे आपने करंट सेटिंग कर दिया रिले का, तो इसका मतलब है क्या, मतलब इसका मतलब है कि जब यहां से 250 एम्पेयर करंट जाएगा तो सेकेंडरी में भी कुछ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 पर एक तो 250 पर कितना, ठीक है 1.25 है जो भी है। तो इस कॉइल से जो भी हीट प्रोड्यूस हो उसके कारण ये कॉन्टैक्टर इससे सट जाएगा, बात समझ में नहीं है। मतलब कि हमने करंट सेटिंग कर दिया, तो होता ये है करंट सेटिंग करने से क्या होता है कि एक्चुअली करंट सेटिंग जो हम करते हैं ना, तो उसमें हम कॉन्टैक्टर और इस कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी को बढ़ाते घटाते हैं, है ना। जैसे कि आपने कर दिया 250 एम्पेयर पे, ठीक है, तो 250 एम्पेयर पे आपने कर दिया, तो मतलब आपने इसकी कुछ दूरी बना दी। अब वो दूरी मतलब उसमें दिया रहता है कि 250 करने के लिए आप इतना घुमाइए, ऐसा कीजिए, देखेंगे हम लोग। तो ऐसा हो गया कि जब 250 एम्पेयर इस 250 के कंपैरिजन में इससे जितना भी करंट फ्लो करे 1.25 या जो भी है, तो उतना करंट जब इससे फ्लो करेगा तो उसके कारण इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि ये कॉन्टैक्टर इन कॉन्टैक्ट से सट जाएगा, और जैसे ही सटेगा वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्रिपिंग कॉइल हिट करेगा स्प्रिंग को और मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। समझा क्या बात। तो एक सेटिंग है करंट सेट, ये आप पर पूरा डिपेंडेंट है, आप कितना वाइजली इसको सेट करते हैं। अब मान लीजिए कि 200 एम्पेयर लोड है और आपने जाके कर दिया सेटिंग 800 एम्पेयर पे,
तो भैया भैंसिया तो मरेगी ही ऐसे में। आपने 800 एम्पेयर पे सेट कर दिया और लीकेज करंट हो रहा है, लीकेज करंट जा रहा है, यहाँ से 400 एम्पेयर जा रहा है करंट, फॉल्ट तो होगा नहीं। बात समझ आ रहा है आपको? आपने सेटिंग कर दिया 800 एम्पेयर कि भाई 800 एम्पेयर पे सटे, है ना। होगा क्या, कुछ लीकेज करंट जाएगा इंसुलेटर से पोल में, पता तो चलेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ से 400 एम्पेयर जा रहा है, तो भाई लोड तो 200 एम्पेयर का ही है, बाकी 200 एम्पेयर कहाँ जा रहा है? वो इसी में जा रहा है, वो शॉर्ट हो रहा है। और इस क्रम में अगर कोई जानवर सट जाए, बकरी सट जाए, आदमी ही सट जाए, तो वो करंट उससे चला जाएगा अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आपने सेटिंग ठीक से नहीं किया अपने रिले का, है ना। तो रिले की सेटिंग जो है वो बहुत ही केयरफुली की जाती है कि जो आपका लोड है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर और थोड़ा बहुत अप डाउन देख के। जैसे मैंने कहा ना कि 200 एम्पेयर का लोड जाता है नॉर्मली, तो हम 250 करेंगे, बहुत होगा तो 300 करेंगे, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी किसी की जान का सवाल है, आप उसको लाइटली कैसे ले सकते हैं, समझ रहे बात। तो ये जो है, तो इस तरह से यहाँ पे सेटिंग की जाती है। एक तो सेटिंग है करंट से, एक और सेटिंग होती है टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग क्या है कि कितने देर बाद, है ना, कितने देर बाद कांटेक्ट क्लोज हो। जैसे टाइम सेटिंग में क्या होगा देखिए, जैसे कि देखिए, मतलब समझिए सीधे कि जैसे ही इससे, जैसे आपने सेटिंग किया आपने 250 एम्पेयर, ठीक है ना, और 250 एम्पेयर इससे फ्लो कर रहा है। आपने सेटिंग 250 एम्पेयर का किया और 250 एम्पेयर इस वायर से फ्लो कर रहा है, तो होगा क्या, एक बैक सब चीज नहीं होगा क्या कि 250 एम्पेयर इससे फ्लो करेगा, इससे तो नहीं करेगा, इससे तो 1.25 समथिंग करेगा रेशियो के हिसाब से, लेकिन ये गर्म होगा तो हीट से कॉन्टेक्टर एक्सपैंड करेगा, अब कॉन्टेक्टर एक्सपैंड करके इसको टच करेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज द पॉइंट। टीएमएस कहते हैं, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी आप सेट करते हैं, उसमें भी वही है, इसके गैप को बढ़ाते घटाते हैं, है ना, कि इस पूरे प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हुआ, कॉन्टेक्टर एक्सपैंड होकर के टच करेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा ये आप सेट करते हैं। इसमें कितना टाइम आप चाहते हैं कि इतना देर लगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 0 पॉइंट में भी होता है, उतना आप सेकेंड चाहते हैं लगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दिए। टाइम सेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रिड है, सॉरी जनरेटिंग स्टेशन, इससे कई सारे जगह सप्लाई गया, फिर एक ग्रिड है जीएसएस। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर, एक्चुअली ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा ये स्ट्रक्चर क्लियरली समझ जाएगा, लेकिन अभी देखिए जैसे ये ग्रिड है और ग्रिड के बाद वायर, ये वायर है और वायर आया पीएसएस में, तो आते ही सबसे पहले इसको एक ब्रेकर मिलेगा, सर्किट ब्रेकर, और इसके साथ भी सारा वही सर्किट होगा। यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी, सीटी होगा और भी सब जगह होगा, तो वो हम आपको एसएलडी में अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि इंटर करते ही एक ब्रेकर होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर है ना उसके बाद ये, और फिर इस ट्रांसफार्मर से कई सारे फीडर्स निकले हुए होते हैं, F1, F2, F3, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इस F2 में फॉल्ट आया, ये शॉर्ट हो, ठीक है ना, और इसके ब्रेकर की, इसका जो ब्रेकर है इसका आपने टाइमिंग सेट किया है 0 या मान लीजिए 2 सेकेंड, आपने सेट किया है 2 सेकेंड, ठीक है, जो हम में समझा रहे हैं आपने 2 सेकेंड सेट किया है, और ये जो ब्रेकर है इसका आपने सेट कर दिया 1 सेकेंड, इसका आपने 1 सेकेंड सेट कर दिया। अच्छा, एक और भी बात ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या, देखिए वैसे ये चीजें अगले क्लास के लिए ठीक रहता, बट समझ लीजिए थोड़ा सा कि जैसे देखिए हर एक फीडर, जैसे ये फीडर है, ये फीडर है, ये फीडर है, 3 अलग अलग फीडर है, ठीक है, तो हर एक फीडर में आपको, हर एक फीडर में ब्रेकर है। आप ये मत समझिए कि 3 फेज है, हर एक अपने आप में 3-3 फेज है, ये काटी फीडर है, ये खबरा फीडर है, गोबर सही, हर एक अपने आप में 3-3 फेज है। ट्रांसफार्मर से निकला बस बार में आता है, वहां से बढ़ता है, देखेंगे, लेकिन हर एक का आपको सेटिंग करना होगा। जैसे इसका भी आपने 300 एम्पियर किया, इसका भी 300 एम्पियर किया, इसका भी 300 एम्पियर,
तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 900 एम्पियर, है ना। अब यहाँ अगर 900 एम्पियर है, अब ये इसलिए दिया गया है कि अगर इनमें से कोई ना ऑपरेट करे किसी कारण से तो ये ऑपरेट कर जाए, ट्रांसफॉर्मर बचे, है ना। तो अगर यहाँ 900 एम्पियर है तो इधर फिर उसकी सेटिंग करनी होगी उस हिसाब से, है ना, क्योंकि ये 33/11 का है, तो यहाँ से अगर 900 जाएगा तो इधर से कितना जाएगा 300 जाएगा, जो भी हमने देखा है स्टार्टिंग में। तो आपने मान लीजिए यहाँ अगर 300, यहाँ 300, यहाँ 300 की सेटिंग की, तो यहाँ भी 300 का सेटिंग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको लग रहा है जैसा, क्योंकि ये तीनों आपने 300 पे सेट किया 900 एम्पियर। आप ये चाहते हैं ये ना ट्रिप करे तो ये ट्रिप करे, ठीक है। तो ये ट्रिप करेगा, अगर इधर 900 किए तो इधर 300, हम इसको समझाएंगे पर फिर आपको बाद में। लेकिन आप देखिए जरा, तो मेरा जो मेन मकसद है करंट का नहीं है, ये हम आपको समझा देंगे, इसमें थोड़ा जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि अगर मान लीजिए इस पीरियड में फॉल्ट हुआ है ना, और इसका जो करंट सेटिंग है उससे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, सिमिलरली इस ब्रेकर का जो इस तरफ है इससे भी इसकी सेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, समझ आ रहा है। सपोज इससे 1000 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में तो नॉर्मल है क्योंकि ये दोनों तो अलग हैं, है ना। और इसमें भी ऐसे इसका भी सेटिंग किए थे 300 एम्पियर पे, बाकी सबका भी 300 पर, और इससे करंट हो गया 1000 एम्पियर, है ना। और इससे करंट है मान लीजिए 200, और इससे भी करंट है, या मान लीजिए इससे करंट है 100, और इससे भी करंट है 100, तो 1200 हुआ। तो इधर से कितना जाएगा 400 एम्पियर, और आपने सेटिंग की है 300 एम्पियर। तो ये भी इससे भी करंट सेटिंग से ज्यादा जा रहा है, इससे भी करंट सेटिंग से ज्यादा जा रहा है, दोनों तैयार है ट्रिप करने के लिए, दोनों का रिले ट्रिप करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने इसकी टाइम सेटिंग की है 2 सेकेंड, और इसकी टाइम सेटिंग की है 1 सेकेंड। पहले कौन ट्रिप कर जाएगा? दोनों की करंट सेटिंग से ज्यादा करंट जा रहा है, इसकी टाइम सेटिंग 2 सेकेंड, इसकी टाइम सेटिंग 1 सेकेंड। कौन पहले ट्रिप करेगा? ये पहले ट्रिप करेगा। और अगर ये पहले ट्रिप कर जाएगा तो क्या होगा? फॉल्ट हुआ इसमें और लाइन इसका भी बंद हो जाएगा, इसका भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बंद हो गया तो ये ट्रांसफार्मर में ही पावर नहीं आने देगा, नहीं आएगा तो किसी को नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें फॉल्ट है उसी को ट्रिप करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? टाइम सेटिंग से, है ना, कि आप टाइम को ठीक से सेट कीजिए। यहाँ पे सबसे कम रखिए 1 सेकेंड, उससे ज्यादा यहाँ 2 सेकेंड, उससे ज्यादा फिर ग्रिड में। तो ग्रिड में जब भी अगर यहाँ का फॉल्ट ग्रिड में चला गया तो ग्रिड वाले बहुत गाली देते हैं, भाई तुम्हारा सिस्टम कैसा है कि तुम्हारे 2-2 जगह से फॉल्ट नहीं हुआ क्लियर, मेरे पास आ गया, मेरे यहाँ करके ट्रिप हुआ, अच्छा मेरा ब्रेकर ट्रिप हुआ। तो ये एक शर्म का विषय हो जाता है पीएसएस वालों के लिए कि हमारा सिस्टम कैसा है कि वो ऑपरेट नहीं किया, ग्रिड में जाकर के ग्रिड का ब्रेकर ऑपरेट किया, यहाँ पे ऑपरेट नहीं। अगर ये ब्रेकर नहीं ऑपरेट करता है, इसका कारण है वही जो मैंने बताया, आपने करंट सेटिंग नहीं ठीक से किया होगा, या मैकेनिकली इसमें ग्रीजिंग वगैरह नहीं हुई होगी, तो ये नहीं भी ट्रिप करता है। अगर ये नहीं ट्रिप करेगा, 1 सेकेंड बीत गया, ये वेट करेगा 2 सेकेंड का, कि 2 सेकेंड होगा तब हम ट्रिप करेंगे, भले चाहे आग लग जाए, है ना। ये अगर नहीं ट्रिप किया तो ये 2 सेकेंड बाद ये ट्रिप करेगा। ये भी नहीं ट्रिप किया तब ग्रिड वाला 2.5 सेकेंड या 3 सेकेंड जो भी सेटिंग उस पर वो ट्रिप करेगा। तो मेरा ये कहना है कि टाइम सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि सिर्फ यही फीडर प्रभावित। हालांकि हम लोग देखेंगे इसको सिलेक्टिविटी और इसमें भी देखेंगे अगले टॉपिक में। तो ये पूरा का पूरा जो स्विच गियर सिस्टम है, ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि रिले में 2 तरह की सेटिंग करते हैं, करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग। करंट सेटिंग जो हमने किया है, अगर उससे ज्यादा करंट प्राइमरी से फ्लो करेगा तो, और जो टाइम सेटिंग किया है वो टाइम जैसे ही पूरा होगा वैसे ही ये कॉन्टेक्ट को क्लोज करेगा, ट्रिपिंग कॉइल को करंट मिलेगा, इसका कंडक्टर फोर्स करेगा, और इसका कंडक्टर सिर्फ एक बार ही फोर्स करता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में ही जीरो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पर तो कोई करंट वगैरह एडी करंट होगा नहीं, है कि नहीं। पहली बार में ही ना एडी करंट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं था और करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो एडी करंट बनेगा। एक बार हिट करता है, स्प्रिंग को लूज करता है, मूविंग कॉइल नीचे आ जाता है, और फिर ये होता है। फिर क्लोजिंग कॉइल भी देखेंगे आगे। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर है भाई स्विच गियर का। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और जैसे जैसे हम लोग और पढ़ेंगे इसमें और समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, काफी लंबा क्लास हो गया। SLD नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे
और अच्छे से पावर सिस्टम की इंटरनल को आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।